गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम भारत के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम आपको सोशलिस्ट पार्टी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सोशलिस्ट पार्टी का उत्कर्ष स्वतंत्रता के पूर्व ही हुआ था। बेटा सोशलिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसका जन्म भारत की आज़ादी से पहले हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में नौजवान रेडिकल और समता मूलक कांग्रेसियों के द्वारा कांग्रेस के भीतर हुआ था। इसको नोट कर लीजिए बेटा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ था। 1948 में सदस्यों की दोहरी पार्टी सदस्यता के होने से रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी संविधान में संशोधन किया, यानी कि संविधान में क्या किया बेटा, बदलाव किया। इससे 1948 में सोशलिस्ट ने एक अलग सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। यद्यपि पार्टी की मौजूदगी कई राज्यों में थी, लेकिन चुनावी सफलता उल्लेखनीय थी। सोशलिस्ट पार्टी भारत की आज़ादी से पहले इसका जन्म हुआ था और इसका जो गठन है वो 1934 में हुआ था। जो सोशलिस्ट समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। सोशलिस्ट लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा पर विश्वास करते थे। इनकी क्या विचारधारा थी बेटा, कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज के समस्त व्यक्तियों का अधिकार होना था, जिसने उन्हें दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्टों से अलग किया। उनमें कांग्रेस के पूंजीपतियों और जमींदारों का साथ देने और मजदूरों तथा किसानों पर ध्यान नहीं देने का हाथों हाथ लिया। यानी ये वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है या फिर साम्यवादी पार्टी है, ये मजदूर और किसानों पर ध्यान नहीं दे रही, और उस पार्टी को इन्होंने आड़े हाथों लिया। सोशलिस्ट पार्टी को 1955 में ऊहापोह की स्थिति का सामना करना पड़ा, जब कांग्रेस ने भी समाज के सोशलिस्ट पैटर्न की स्थापना का लक्ष्य अपना लिया। अब सोशलिस्ट अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते थे। ऐसे कुछ नेता जैसे लोहिया ने कांग्रेस से दूरी बनाई और आलोचना भी की। यहाँ पर बेटा राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है। अगर हम बात करें गैर कांग्रेसी नेता की, तो वो यहाँ पर कौन है, राम मनोहर लोहिया। कुछ दूसरे नेताओं ने जैसे अशोक मेहता कांग्रेस के साथ सीमित सहयोग को प्रवर्तित किया। यानी दो नेताओं के नाम दिए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का क्या किया, विरोध किया। सोशलिस्ट पार्टी का कड़ी के रूप में विभाजन और पुनर्गठन हुआ, जिसने की नई सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। इनमें किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। और यह पार्टी किस पार्टी के रूप में उभरी, सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। इसमें बेटा वन वर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इस बात को भी नोट कर लीजिए, कौन थे इसके अध्यक्ष, आचार्य नरेंद्र देव, जो इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। और पहला गैर कांग्रेसी नेता राम मनोहर लोहिया को माना जाता है। अब हम बेटा दूसरी विरोधी पार्टी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीआई के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि केरला ऐसा स्टेट था जिसमें कांग्रेस पार्टी को हराया गया था। किस पार्टी के द्वारा, सीपीआई के द्वारा। तो हम सीपीआई पार्टी के बारे में बताएंगे आपको कि रूस में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर, रूस में कौन सी क्रांति हुई थी बेटा, बोल्शेविक क्रांति। वहां से प्रेरणा पाकर भारत में कई कम्युनिस्ट समूहों का उद्भव हुआ। उसका नेतृत्व एस.ए. डांगे और एम.एन. राव ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्मदाता कौन है, एस.ए. डांगे। इन समूहों ने समाजवाद की वकालत देश की समस्या के समाधान के लिए की। 1935 से कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के भीतर ही कार्य किया। हालांकि 1941 में कम्युनिस्ट कांग्रेस से अलग हो गई। कौन से सन में अलग हो गए,
1941 में उन्होंने नाजियों के खिलाफ अंग्रेजों को सही ठहराया। वहीं बेटा कांग्रेसी पार्टियों से अलग स्वतंत्रता के समय कम्युनिस्ट पार्टी एक इकाई के तौर पर संगठित थी। स्वतंत्रता के आगमन ने सीपीआई के दिमाग में कई संदेह पैदा कर दिए। भारत वास्तव में आजाद था या एक दिखावा था? सीपीआई का मानना था कि शांति और हस्ताक्षर सही मायने में सच्ची स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए इसने तेलंगाना में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दिया। हालांकि उनके आंदोलन में लोकप्रियता की कमी थी और इसे सैन्य बलों द्वारा दबा दिया गया। इससे इन्होंने अपनी छवि और स्थिति को फिर से बनाया। 1951 में हिंसक क्रांति के कार्यक्रम को रोक दिया गया और कम्युनिस्टों ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। सीपीआई ने चुनाव लड़ा और सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरा। इसका आधार मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल में था। यानी कि बेटा ये वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को हराया गया। 5 स्टेट थे जिसमें से 3 में से कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और प्रॉपर 2 में तो केरला में और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। सीपीआई के कुछ संस्थापक नेता, 1 नंबर में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है बेटा कि सीपीआई पार्टी के संस्थापक नेता कौन है? S.A. डांगे, A.K. गोपालन, E.S. नमूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष। लेकिन बेटा मेन संस्थापक का नाम है S.A. डांगे। 1964 में चीन और रूस में वैचारिक मतभेद के कारण सीपीआई बट गया। रूस को समर्थन करने वाला गुट सीपीआई ही रहा और चीन समर्थित गुट सीपीआई मार्क्सवादी या सीपीएम हो गया। यानी कि 2 भागों में बट गया। दोनों पार्टी वामपंथी दलों के रूप में केरल और पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही है। अगला जो विरोधी दल था बेटा वो कौन सा था? भारतीय जनसंघ। बेटा हर बार भारतीय जनसंघ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना बेटा 1951 में की गई। किसके द्वारा की गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसका विकास स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा से हुआ। यानी कि इसकी जो ज़्यादातर विचारधारा है वो किस से जुड़ी हुई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और अब जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है बेटा वो भी किस पार्टी से निकली है? भारतीय जनसंघ से। बीजेपी की जड़ें कौन सी पार्टी में पाई जाती है? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ अपने विचारों और कार्यक्रमों से दूसरे दलों से भिन्न है। इसने एक राष्ट्र, एक देश और एक संस्कृति के विचार पर जोर दिया। बेटा वह पार्टी कौन सी है जिसने एक राष्ट्र, एक देश और एक संस्कृति पर जोर दिया? भारतीय जनसंघ पार्टी। बेटा 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। इसके जो संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसका कौन सा नारा था? एक राष्ट्र, एक देश और एक संस्कृति। इसका विश्वास है कि राष्ट्र मजबूत, विकासशील और आधुनिक भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाकर ही हो सकता है। यानी कि भारत का विकास भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हो सकता है। यहाँ तक कि इसने अखंड भारत के रूप में भारत और पाकिस्तान के पुनर्गठन की बात कही। यह वह पार्टी है बेटा जिसने भारत और पाकिस्तान के पुनर्गठन की बात की है। कार्यालय भाषाओं के तौर पर अंग्रेजी को हटाकर हिंदी करने के लिए इस पार्टी ने कार्यक्रम चलाए। भारतीय जनसंघ वो पार्टी है जिसने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए और सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार छूट देने के खिलाफ थे। पार्टी का परमाणुवादी में विश्वास था और चीन द्वारा 1964 में परमाणु परीक्षण के बाद यह चाहता था कि भारत भी परमाणु हथियार विकसित करे। चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था बेटा? 1964 में। और भारत ने कब किया था इसमें नहीं बता रखा है, मैं बता देती हूँ। 1974 और 1998 में भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं, 1974 और 1998। तो यह पार्टी भी क्या चाहती थी कि भारत भी परमाणु परीक्षण करे। कौन सी पार्टी चाहती थी? भारतीय जनसंघ। और भारत और पाकिस्तान का पुनर्गठन भी यही पार्टी चाहती थी। 1950 के चुनाव में बीजेएस का एक अल्प बल था
इसने 1952 में 3 और 1957 में 4 लोकसभा सीट प्राप्त की। इसका आधार हिंदी बोलने वाले नगरीय क्षेत्र जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास केंद्रित था। पार्टी के शुरुआती नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। यानी कि बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए 3 नेता कौन हैं। तो भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए 3 नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक थे। या ये भी पूछा जा सकता है कि बलराज मधोक किस पार्टी से संबंधित थे या दीनदयाल उपाध्याय किस पार्टी से संबंधित थे। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव भारतीय जनसंघ में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेटा हिंदू महासभा के नेता और आरएसएस कार्यकर्ता थे। बीजेएस के संस्थापक एवं प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं और कश्मीर पर भारत की स्वायत्तता के विरोध के दौरान गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार किए जाने के दौरान उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई, पुलिस हिरासत में। फिर दीनदयाल उपाध्याय 1942 के बाद से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, बीजेएस के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष बने। बीजेएस का मतलब क्या है बेटा, भारतीय जनसंघ। बीजेएस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जिसका मतलब है भारतीय जनसंघ। अगली जो विरोधी पार्टी है बेटा वो है स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का निर्माण अगस्त 1959 में हुआ। 1 नंबर में इसको नोट कर लीजिए, स्वतंत्र पार्टी का निर्माण कब हुआ। बेटा जो विरोधी पार्टी है इनके बारे में या तो इन पार्टियों की फाउंडेशन पूछी जा सकती है, स्थापना का समय पूछा जा सकता है, या फिर जो इसका संस्थापक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्र पार्टी का निर्माण 1959 में हुआ। 1959 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन भूमि में सीलिंग, खाद्यान्न व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण, कोऑपरेटिव कृषि के अपनाने पर आधारित था। उस समय पार्टी का पुराने कांग्रेसी जैसे के.एस. मुंशी, सी. राम गोपालचारी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी के नेतृत्व कर रहे थे। दल के विचार आर्थिक मुद्दों पर दूसरों से अलग थे। क्या विचार थे बेटा? कि स्वतंत्र पार्टी के आर्थिक नियंत्रण में राज्य की सहभागिता पर विश्वास नहीं था। इनका विश्वास था कि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता समृद्धि की ओर ले जा सकती है। यह पार्टी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय संपत्ति में राज्यों के हस्तक्षेप की आलोचक थी। और स्वतंत्र पार्टी ने सहकारी कृषि, राज्य व्यापार और कृषि में भूमि सीलिंग का क्या किया? विरोध किया। बेटा 1 नंबर में पार्टी की स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुई थी पार्टी का गठन? स्वतंत्र पार्टी में कई क्षेत्रीय दलों के मिलने के बाद इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई थी। इसकी सदस्यता मूल्यों और जमींदारों द्वारा सीमित थी जो भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण के नियमों से भयभीत थे। उद्योगपति और व्यवसायी जो राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस राज के खिलाफ थे, पार्टी को समर्थन दिया। हालांकि पार्टी एक मजबूत दल के रूप में कभी नहीं उभरी क्योंकि इसका सामाजिक आधार संकीर्ण या संरचना कमजोर थी। यानी कि बेटा पार्टी को कहीं विजय तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो इसके विचार थे वो दूसरी पार्टियों से अलग थे। तो इसमें मेन जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो यही है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959। और गांधी जी के करीबी सहायक, एक कांग्रेसी नेता, भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और बाद में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने। जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो सी राजगोपालचारी। 2 अहम क्वेश्चन इस पर बन गए हैं बेटा विरोधी पार्टी पर। एक तो फाउंडेशन का जो टाइम है 1959 और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? सी राजगोपालचारी, वह इसका संस्थापक है और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति भी। 1 नंबर में यह भी पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसको भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तो बेटा यह अहम क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी।
सी राजगोपालचारी जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। फिर बात आई बेटा निर्वाचन तरीकों में बदलाव, चेंजिंग वोटिंग मेथड कैसे हुआ। जो हम अपने उम्मीदवार को चुनते हैं उस तरीके में क्या बदलाव आया। आजकल हम जनता के मत का रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं। बेटा ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले ईवीएम का उपयोग नहीं होता था। प्रथम आम चुनाव के दौरान हर चुनाव बूथ पर प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक बक्सा रखा जाता था जिस पर प्रत्याशी का चिन्ह बना होता था। हर मतदाता को एक खाली मतदान पत्र दिया जाता था। वह अपनी पसंद के प्रत्याशी को मत देकर अपने बक्से में वह पत्र डाल देता था। यानी कि बेटा ईवीएम का प्रयोग करने से पहले किस तरह हम अपने प्रत्याशी को चुनते थे, कैसे उसके चुनाव चिन्ह दिए जाते थे, कैसे डिब्बा रखा जाता था, कैसे हम अपने मत पत्र को मतदान पेटी में डालते थे। शुरुआत में इस काम के लिए 20 लाख स्टील के बक्से बनाए गए थे। पंजाब का एक चुनावी अधिकारी अपने शब्दों में वर्णन करता हुआ किस प्रकार मतदान बक्से तैयार किए जाते थे। हर बक्से पर प्रत्याशी का चिन्ह होना चाहिए था, अंदर भी बाहर के किसी भी एक भाग पर प्रत्याशी का नाम उसके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के साथ हिंदी, उर्दू, पंजाबी में लिखा होना चाहिए था। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन बूथ का नाम भी आवश्यक था। पत्र प्रत्याशी और विवरण और अधिकारी के हस्ताक्षर सहित एक टोकन फ्रेम में डाला जाता था जिसकी खिड़की को दरवाजे से बंद करके एक तार के माध्यम से अपनी जगह पर स्थिर रखा जाता था। यह निर्वाचन से निश्चित दिन के एक दिन पहले किया जाता था। चिन्ह या लेबल लगाने से पहले बक्सों के रैग मार्क या ईंट के टुकड़ों से रगड़ा जाता था। इस काम को खत्म करने में 6 लोगों को, जिनमें मेरी 2 बेटियां भी शामिल थी, 5 घंटे लगाते थे। यह सब कार्य मेरे घर में किया जाता था। यानी बेटा ये एक चुनावी अधिकारी के शब्द हैं कि किस प्रकार वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका प्रयोग होने से पहले किस प्रकार एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करता था और किस तरह से चुनाव में अपने मत को यूज किया जाता था। प्रथम 2 चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को बदल दिया गया। यानी कि 10 साल के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, तो 1952 के बाद 10 साल 1962 फिर वहां पर क्या लागू कर दिया? गुप्त मतदान पत्र का उपयोग शुरू किया गया। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम व चिन्ह होते थे। हर मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी पर मोहर लगानी होती थी। यह प्रक्रिया 40 साल तक चलती रही। पहले तो बेटा अलग सिस्टम था, फिर 10 साल के बाद गुप्त मतदान शुरू हो गया और गुप्त मतदान की प्रक्रिया भी 40 साल तक रही। 1990 के दशक के अंत में, यानी कि 1990 के दशक में अंत में निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई, जो कि अब पूरे देश में विस्तृत रूप से कार्य कर रही है। फिर बेटा इसमें शब्दावली में 3 मेन डेफिनेशन बताई गई हैं। राजनीतिक दल, जो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, कि लोगों का ऐसा समूह होता है जिनके उद्देश्य एक दूसरे से मैच करते हैं और जो एक साथ मंच पर इकट्ठे होते हैं। और गठबंधन क्या होता है बेटा? जब किसी भी सरकार को स्पष्ट, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो उस समय 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, वो होता है गठबंधन। और कांग्रेस व्यवस्था बेटा 1947 से लेकर 1967 तक की अवधि, जब कोई अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व होने के बावजूद कांग्रेस भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल था। यानी कि बेटा ये हमने आपको विरोधी दलों के बारे में बताया और जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी कि ईवीएम का प्रयोग किस तरह हुआ उसके बारे में बताया। और चैप्टर आज की डेट में क्या है, हमारा फिनिश हो गया है।